हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी का। अब यहाँ पे उत्तराखंड के अलावा अन्य आप कहीं भी प्रवक्ता का एग्जाम देते हैं या आप लेक्चरर का या एलटी का या अन्य टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर अदर आप एग्जाम देते हैं, सेंट्रल या स्टेट के एग्जाम देते हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसके जो प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का आज ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो है मैंने प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने टोटल जो क्वेश्चन के 40 अपलोड कर रखे हैं, जो आपको जो है पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरा एकदम पेपर पे आधारित प्रैक्टिस सेट है। आज जो है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जीके और जीएस के पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे 41 से 105 तक के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पे राइट आंसर होगा उसको हम देख के चलेंगे और थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेनेशन हो पाएगा उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो है पहला यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट चैप्टर 2021 में जो पेपर हुआ था उसको भी अपलोड कर दिया और फर्स्ट जो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट थी वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वो आएगा आपका इसका मैथ्स और हिंदी। लेकिन मैथ्स को जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आपको जो है क्वेश्चन आप देख लेना, बाकी हिंदी में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नागेश्वर। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के समय शिल्प का निर्माण जो है के लिए जो है शिल्प नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। तो सीप जो है यहाँ पे सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय किसका शिल्प निर्माण के लिए सीप का प्रयोग जो होता था, सीप का बनाने के लिए किया जाता था और नागेश्वर से इन्हें प्राप्त किया जाता था। और ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इस सभ्यता के जो विभिन्न स्थलों से हैं, यहाँ से मिले हैं काली मुहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाना किस भाषा में लिखी है? तो 42 का बी राइट आंसर है, अरबी। तो किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी हैं। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक जो है 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था और गीता एवं पुराणों का अध्ययन भी किया था। अल बरूनी गीता से बहुत ही प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 और 1530 केवल डैश डैश की आयु में 1494 में फ्रगना की गद्दी पर बैठा। तो कितने साल की एज पे? 12 वर्ष की एज पे। तो यहाँ पे बाबर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 14 फरवरी 1843 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1843 को जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था इनका ट्रांस आशियाना की एक छोटी सी रियासत फ्रगना में। बाबर के पिता उमर सेज मिर्जी फ्रगना की जागीर का एक शासक था। जो यहाँ पे मुगल सम्राट बाबर थे, ये पितृपक्ष से जो थे तैमूर वंश के 5वें वंशज थे और मातृपक्ष से ये चंगेज खान के 14वां वंशज था। बाबर जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष के अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 44। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मीर उस्मान अली खान। तो निजाम हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी को कहा जाता था। निजाम जो है 1719 ईस्वी से हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जाही राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की जो स्थापना मीर कमर उद दीन सिद्दीकी ने की थी, जो कि एक 1713 ईस्वी से और 1721 ईस्वी के मध्य मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार था। और इस रियासत के 7वें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान 1911 ईस्वी से और 1948 ईस्वी थे, जिन्होंने उस समय समर्पण किया और जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष में शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पे हमें बताना है कब शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी 1820 में। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 मंडल में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई और रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने जो है इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया
और इसे चलाने के लिए जो है मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में लागू की गई और इस व्यवस्था में जो है कंपनी तथा रेतों किसानों के बीच यहाँ पे सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी भी जो जमींदार था या बिचौलियों की भूमिका यहाँ पे नहीं होती थी। किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था और लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने किस दिन जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 46 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे गहरे हरे रंग का पट्टी होता है और ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई होता है 3:2 में होता है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्कर होता है जिसमें क्या होते हैं, 24 तिलियां होती हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है? तो 47 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? 48। तो 48 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा यहाँ पे 47 एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है, सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। दूसरा यहाँ पे अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्या बनेगा कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। वह भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है और सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अगला यहाँ पे दिया गया है कि जो अनुच्छेद 352, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वह राष्ट्रपति आपको जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद 352 है, इसके अनुसार है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? हमने देखा ऑप्शन नंबर ए क्या है, लोकसभा द्वारा। तो अनुच्छेद 375(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य 28 राज्यों से एवं 13 सदस्य 8 केंद्र शासित, जिसमें 530 सदस्य 28 राज्यों से एवं 13 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि जो आंग्ल सदस्य की यहाँ पे जो पद थे, जो भारतीय 2 सदस्य थे, इनको अब क्या कर दिया गया, इनकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 49 देखेंगे, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ये सभी जानते हैं, 25। संविधान का अनुच्छेद 84 में जो है संसद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 अनिवार्य कर दी गई है। 17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित किया गया। चुनाव का जो परिणाम है 23 मई को घोषित किया गया है। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? सूर्य की चमकती सतह कहलाती है फ्रेंड्स फोटोस्फीयर। तो सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं और प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का ताप 5500 डिग्री सेल्सियस और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है।
अगला क्वेश्चन करेंगे 52। 52 है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाली। तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। नेपाल में इसे कर्नाली नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे क्या नाम से जाना जाता है? कर्नाली से जाना जाता है। और यह गंगा जो है, गंगा नदी की एक उप प्रमुख नदी है। सोन नदी और यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। धौली गंगा अलकनंदा की एक मुख्य उपनदी है, जो स्वयं गंगा नदी का एक स्रोत धारा है। 53, बरकान या बरखान का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बालू का अर्धचंद्राकार टीला। तो बरकान या बरखान जो है बालू का अर्धचंद्राकार टीला है। यह पवन द्वारा निर्मित अस्त्राकृतियों में एक है, जिसके दोनों सिरों पर जो है आगे की ओर नुकीली सींग जैसी आकृति निकली रहती है। पवन द्वारा निर्मित अन्य अस्त्राकृतियां हैं छत्रक, अपवहन गर्त, वात गर्त और इंसेलबर्ग, मेसा तथा यारडंग आदि। 54, डैश डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। भारत के उत्तर की भौगोलिक सीमा हिमालय पर्वत से है और दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से प्राकृतिक रूप से आबद्ध है। अगला क्वेश्चन है 55, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन की सीमा की रेखा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। अब यहाँ पे मैकमोहन रेखा भारत और चीन हो गया। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद है 24वीं समानांतर रेखा। तो 24वीं समानांतर रेखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में। कहाँ पे है? 24वीं समांतर रेखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में, तो वो है 24वीं समानांतर रेखा। तो ये दोनों क्या है? भारत की, ये अगर आप देखेंगे 24वीं समानांतर रेखा हो गया, रेड क्लिफ रेखा हो गया, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और डुरंड रेखा कहाँ पे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद यहाँ पे जो है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड, मैजिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगला करते हैं फ्रेंड्स 56। 56 देखेंगे, डैश डैश को परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मांग की मूल्य प्रत्यास्था। तो औसत उत्पाद को परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसको जो है औसत उत्पाद, यहाँ पे 56, पहले 56 यहाँ पे डैश डैश को परिवर्ती निवेश की उत्पाद की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औसत उत्पाद। अब औसत उत्पाद को परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। औसत उत्पाद इक्वल टू कुल उत्पाद और डिवाइडेड बाई परिवर्ती कारक की इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य। तो अंतिम सीमा मूल्य यानी प्राइस सेलिंग जो है उद्देश्य इसका अन्य आधिकारिक संस्था द्वारा किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर एक अधिकतम कीमत स्थापित करना होता है, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है और यह अस्थायी रूप से बाजार में किसी भी चीज के मूल्य में अकारण वृद्धि होने तथा आपातकालीन स्थिति में लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है। तो 58 का राइट आंसर है बी, शून्य। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और सीमांत उपयोगिता शून्य और ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन औसत उपयोगिता न तो कभी शून्य हो सकती है और न ही ऋणात्मक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। तो शीर्ष शिकारी यहाँ पे कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ये है गरुड़। पारितंत्र के भीतर जो है विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है और जो सभी जीव होते हैं एक दूसरे का क्या बनते हैं? भोजन बनते हैं।
एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला बनाता है और खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं को नेटवर्क है। जैसे घास पर चूहा और टिड्डा निर्भर है। जैसे घास और जो है घास पर चूजा और टिड्डा निर्भर है, उसी तरह उसी प्रकार जो है सांप का भक्षण गरुड़ बाज द्वारा होता है। तो जो एक क्या है, शीर्ष शिकारी है। अब सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक प्रथम पोषण स्तंभ में पादप आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, घास, और क्या आएंगे, इसके बाद आ जाएगा वृक्ष। ये हो गया प्रथम उत्पादन। अब प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक इनका जो उपभोग करने वाले हैं वो कौन है, वो है टिड्डे और गाय। अब टिड्डे और गाय, अब इनका जो टिड्डे और गाय हो गए, अब ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, ये क्या है, ये तो क्या है, ये है हमारे उत्पादन है, प्राथमिक उत्पादन है। लेकिन जो टिड्डे हो गए, गाय हो गए, ये क्या है, उपभोक्ता है प्राथमिक। अब द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएंगे, पक्षी और मछलियां, ये द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। और तृतीय पोषण स्तर मांसाहारी ये कहलाते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, तो तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं मनुष्य और शेर। चतुर्थ पोषण स्तर यानी उच्च मांसाहारी जो होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है, ये गढ़ा है फ्रेंड्स अर्नेस्ट हैकल ने। किसने गढ़ा है, अर्नेस्ट हैकल ने। तो इकोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में गढ़ा गया था, जिन्होंने इसे जीवधारियों के पर्यावरण से संबंध का व्यापक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब होता है, अर्थ होता है घर, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात पारिस्थितिक परिवार या तंत्र का अध्ययन है। 61 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। 61 ऑप्शन नंबर डी, हरा पौधा। शास्त्र, अब यहाँ पे देखेंगे, जैविक व अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैविक घटक के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत मृदा, जल, वायु तथा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा आदि आते हैं। 62 शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ क्लासिकल तमिल को डैश डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2008। तो शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करने वाले उच्च शोध का एक स्वायत्त संस्थान है। यह अनोखा संस्थान 19 मई 2008 से चेन्नई में कार्य कर रहा है। कब, 19 मई 2008 में। इसमें पहले मार्च 2006 से 18 मई 2008 तक यह संस्थान केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के परिसर में कार्य कर रहा था। अगला क्वेश्चन करते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र भाषा केंद्र कहाँ स्थित है, तो 63 का राइट आंसर है फ्रेंड्स गुवाहाटी में। क्या हो जाएगा, गुवाहाटी में। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र गुवाहाटी में है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1989 को हुई थी। और यहाँ पे जो पढ़ाई जाने वाली बोलियां हैं या सॉरी भाषाएं हैं वो है मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद आता है उत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र, यह है पटियाला में। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र, यह है लक्ष्मी नगर में, और 1970 में भी इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली भाषा है असमिया। क्या है, असमिया है। उसके बाद है दक्षिण क्षेत्रीय भाषा केंद्र, यह है मानस गंगोत्री स्थान, और उसकी जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी। और यहाँ पे जो पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो है कन्नड़। अगला क्वेश्चन 64, क्या है 64, 1 किलोवाट हर्ट्ज, 1 किलोवाट हर्ट्ज क्या डैश है इक्वल टू, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 65। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, तो क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो किसी भी यांत्रिक ऊर्जा प्रणाली किसी भी यांत्रिक प्रणाली मैकेनिकल सिस्टम के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली सिस्टम की यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा को किसी भी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा m.e एवं गतिज ऊर्जा जो है ke तथा स्थितिज ऊर्जा जो है pe है, तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, SI मात्र जूल है। 66 परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है।
क्या कहलाता है? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है नाभिकीय बल कहलाता है। अब उसके बाद है विद्युत स्थैतिक बल। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक पारस्परिक आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लवक। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बाह्य परत कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूरोल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? यूरोल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूची वृक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 39वां। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 2024 में जो है 39वां स्थान है, और भारत का जो 40वां स्थान था वो था पिछले वर्ष, और प्रथम स्थान था स्विट्जरलैंड का। अगला 72। सितंबर 2024 में राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, वह किस प्रदेश थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो सितंबर 2024 में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के केपीआरगंज रेंज महाराजागंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया, और यह जो केंद्र है राजा गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए दुनिया का पहला केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास वरुण भारत एवं किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो 74 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। तो वरुण अभ्यास भारत एवं फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला नौसैन्य अभ्यास है, और सितंबर 2024 में वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण का आयोजन भूमध्य सागर में किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तबर ने भाग लिया था। 75। सितंबर 2024 में पेरिस पैरालंपिक में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोल्ड पदक। तो पेरिस पैरालंपिक में 2024 में भारत के नवदीप सिंह ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, और वे हरियाणा के निवासी हैं। 76। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 76 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्वालादत्त जोशी। तो 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का नेतृत्व ज्वालादत्त जोशी के द्वारा किया गया है। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो चंद शासन काल में दस्तूर क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 77 राइट आंसर सी हो जाएगा, नजराना। तो चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर एक प्रकार का नजराना था। आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। राज्य जो है अन्य प्रकार के करों में टांड कर, मिझारी कर, त्योहार कर, टकसाल कर इत्यादि वसूलता था। ये कर से अगर आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि कौन सा कर किसके लिए लिया जाता है, तो इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है उत्तराखंड के जो यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख जो भी यहाँ पे क्रांतिकारी हैं उनके अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उन्हें भी आप कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? तो 78 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर में। तो बागेश्वर में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पुलिस की गोली से शहीद नहीं हुए। शेष तीनों स्थान पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी, सालम, खुमाड़ और देवघट में। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन सा था? तो 79 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा प्रद्युमन शाह। तो अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक जो थे प्रद्युमन शाह थे। 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच जो है देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, और गढ़वाल नरेश जो है इस युद्ध में शहीद हो गए थे। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील? तो 84 का डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। उन्होंने कहा कि जो है उनके लिए कहा जाता है कि न वकील न अपील न दलील। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी में कुमाऊं का कमिश्नर बना, और इससे जो है 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की गई।
कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन किया गया और आबकारी विभाग की स्थापना की गई। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में जो है कुल 7 बंदोबस्त लागू किए थे। 81 देखेंगे, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने और नारा दिया, तो मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, सिरदेव सुमन। तो यहाँ पे जो है सिरदेव टिहरी गढ़वाल के जो है सॉरी यहाँ पे 81, तो तुम मुझे तोड़ सकते लेकिन मोड़ नहीं सकते हो, यह कथन सिरदेव सुमन का है। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानवेंद्र शाह। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक जिला है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ के जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जब 1947 में जो है आज़ादी मिली तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र भारत में विलय के लिए आंदोलन किया, जिससे विवश होकर वहाँ के तत्कालिक राजा मानवेंद्र शाह पंवार वंश को जो है, यहाँ पंवार वंश के राजा थे मानवेंद्र शाह, इनको जो है 1949 में टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। रामायण लोक परंपरा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 83 राइट हो जाएगा सलोड़ डुंगरा से। तो रामायण उत्सव का आयोजन चमोली जिले के सलोड़ डुंगरा सेलंग आदि गांव में किया जाता है। रामायण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवादों के गीतों, ढोल ताल की लय और पर मुखौटा और शैली व रामायण का मंचन यहाँ पे किया जाता है। माना जाता है कि रामायण का इतिहास 500 वर्ष से भी पुराना है और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण उत्सव को जो है विश्व घोषित यहाँ पे कब किया गया है, तो 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पे यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे कूट दिया गया है, तो कूट हमें मैच करने हैं 84। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बगवाल, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा देवीधुरा, यानी बगवाल मेला, देवीधुरा मेला। चैती, तो चैती हो जाएगा फ्रेंड्स आपका काशीपुर। गबलादेव हो जाएगा आपका दारमा और मोस्टा मानवी हो जाएगा पिथौरागढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा 84 का बी राइट आंसर। बगवाल मेला देवीधुरा में, चैती का मेला तथा बाल सुंदरी का मेला काशीपुर में, गबला देव का मेला दारमा में तथा मोस्टा मानव का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन से, 85 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शेखर जोशी। कोशिका घटवार कहानी के लेखक है शेखर जोशी। चमे खरमो नामक विवाहिक परंपरा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है, 86। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं। कोशिका घटवार कहानी के लेखक जो है शेखर जोशी हैं। इनकी अन्य रचना है साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद और डांगरी वाला इत्यादि। 86 देखते हैं, चमे खरमो नामक वैवाहिक परंपरा उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है, 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा सोका। अब यहाँ पे सोका हो गया, राजी हो गया और उसके बाद जो है जाड़ हो गया, मारछा हो गया। इनसे अगर आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे प्लीज़ कमेंट करना। इससे वैसे मैंने जो वीडियो यहाँ पे उत्तराखंड के यहाँ पे जो है 1 लाइनर प्रश्नोत्तरी में हिमालय एजुकेशन स्कोप में यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 7 से 8 वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं और उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान अध्यायवार वहाँ पे भी मैं चला रहा हूँ, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी उद्योग हो गया, उसमें सभी तरह के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैंने, मिट्टी के प्रकार हो गए, सभी किसी तरह के जो उत्तराखंड में क्वेश्चन है सभी मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर 87 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिया है, नैनीताल दिया, श्रीनगर दिया, हरिद्वार दिया। अब 87 यहाँ पे जो है उत्तराखंड में सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पे, देहरादून में स्थित है। और ये जो है संस्थान भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख शिक्षण केंद्र है। इसे भू संरचना, प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु जीपीएस प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 में उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था, 88 में राइट आंसर है सी 2008 में। कुमाऊं और गढ़वाल, अब यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 डी, क्या है, संविधान का अनुच्छेद 243 डी है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये पंचायती राज महिलाओं वाली जो महिला हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, या सबसे पहले पंचायती राज किस जिले में हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इनको आप जो है एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इन्हें पढ़ लेना। उसके बाद अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आयोग के यूकेपीएससी के फेवरेट है जो है अनुच्छेद पूछना। तो इसके बाद हम देखेंगे 18, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमें 88 पे। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 243 डी में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, ओबीसी के नागरिकों और महिलाओं के लिए जो है पंचायतों में सीटों का आरक्षण प्रावधान है। 21 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। मार्च 2008 में जो है पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों में जो है महिलाओं हेतु जो है 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो पहले क्या था 33% था। 89 करते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल,
कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे फ्रेंड्स सन 1839 में। तो 1839 ईस्वी में कुमाऊं को दो जिलों कुमाऊं और गढ़वाल में बांटा गया था। 1889 में कुमाऊं एक कमिश्नरेट बन गया, जिसमें गढ़वाल के कुछ हिस्से शामिल थे, और 1967 में जो है गढ़वाल एक अलग कमिश्नरेट बन गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि जो कुमाऊं कब जो है कमिश्नरेट बना? तो 1889 में। और गढ़वाल एक अलग कमिश्नरेट कब बना? तो 1967 में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? 90 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी योजना। गौरा देवी योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई। यह योजना इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को अब खुद का व्यवसाय स्थापित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना महिला उद्यमों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस जिले में जो है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? 91 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उधम सिंह नगर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर जो है 78.82% थी। और उत्तराखंड के दिए गए जिलों की साक्षरता दर किस प्रकार है? सबसे पहले टिहरी गढ़वाल 76.36%, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल 82.02%, चमोली 82.65%, उधम सिंह नगर 73.10%। इस प्रकार से जो है उधम सिंह नगर की साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? 92 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीएसडीपी का 2.7%। तो उत्तराखंड बजट 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.7% है। 9,047 करोड़ रुपए लक्षित हैं 2023 के लिए। प्राप्तियां उधार को छोड़कर 57,133 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना है 9.7 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। और बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9,416.43 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? 93 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कहा जाता है मंडवा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखेंगे तो मंडवा उत्तराखंड के बाजपुर शहर का पुराना नाम है, और बाजपुर उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर की एक तहसील है। 94 सॉरी यहाँ पे 93 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 93 यहाँ पे डी राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन। उत्तराखंड में रागी को मंडवा कोदो कहा जाता है। आपने सभी ने गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं से बिलोंग करते होंगे, या आप गढ़वाल से उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके कोदा के बारे में तो पता ही होगा, ब्राउन कलर में। तो इसमें जो है यह अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाए जाने वाले एक मोटा अन्न है, और यह फसल 6 माह में तैयार होता है। यह राज्य के पर्वतीय हिस्से जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी आदि जिलों में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुड़िया जो है उत्तराखंड के बाजपुर का नाम है। तो मुड़िया उत्तराखंड के बाजपुर का शहर का पुराना नाम है। बाजपुर उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर जनपद की तहसील है। 95 कर लेते हैं। 95 है उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर है फ्रेंड्स, नाली, बीघा और मुट्ठी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है सुमेलित हमें नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 96। तो यहाँ पे देखेंगे हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक है, कालो मेरा स्वतंत्रता सेनानी है। के एस वाल्दिया क्या है? भूवैज्ञानिक है। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो ये आपको सबको पता होगा, ये होगा डांगसेरा पैठाणी में। तो पौड़ी के पैठाणी गांव में स्थित राहु मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु राक्षस की पूजा की जाती है। यहाँ लोग वर्ष भर में राहु के साथ शिव की पूजा करने आते हैं, और इस मंदिर का निर्माण जो है आदि शंकराचार्य ने कराया था। पैठाणी गांव में ही राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, और राहु के गोत्र पैठी नसी के कारण इस गाँव का नाम पैठाणी पड़ा। इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन ये कहानी अभी हमें इतना यहाँ पे देखना नहीं है। और यहीं पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है भूखाल का मेला भी लगता है पौड़ी जनपद में, पैठाणी से थोड़ा आगे। तो वो भी है, भूखाल का मेला भी कहाँ पे लगता है? पैठाणी में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमें बताना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केदारनाथ में, कुमाऊं क्षेत्र में। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के पास स्थित है। ये जो यहाँ पे 2-3 पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। शंकराचार्य जो है एक प्रसिद्ध हिंदू संत थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या की थी। और आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था 11 मई 788 ईस्वी को कोची के केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था, और 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ तीर्थ में समाधि ली थी।
तो आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है वो कहाँ पे, केदारनाथ में है, केदारनाथ के पास है। और शंकराचार्य क्या थे, एक हिंदू संत थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की व्याख्या की। इनका जन्म 11 मई 788 ईस्वी को हुआ था। केरल के पास है एक गांव है कलाड़ी नामक, वहाँ पे। और 33 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है केदारनाथ में तीर्थ में समाधि ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 99। कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं, तो क्या जाने जाते हैं? पशुओं के देवता, वर्षा के देवता, या न्याय के देवता? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्याय के देवता। तो गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान है। गोलू देवता को जो है यहाँ पे न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है या स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 100। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी 100। ऑप्शन नंबर सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य या कंचन सिंह भट्टाचार्य। तो उत्तराखंड पुलिस में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। वह 1973 बैच की जो है भारतीय पुलिस यानी आईपीएस अधिकारी थी। और ये उत्तर प्रदेश कैडर की महिला अधिकारी थी। वर्ष 2004 में कंचन चौधरी भट्टाचार्य को उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। और 31 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक से इनकी जो होगी क्या होगी, सेवानिवृत्त हो गई। 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करते हैं। 100 हो गया। वाडिया हिमालय भू संस्थान, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 101। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1968। तो वाडिया हिमालय जो है भूविज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के 2 कमरों में की गई, जिससे वर्ष 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसका नाम हिमालय भूविज्ञान संस्थान था, जिसे बदलकर इसके संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर DN वाडिया के नाम पर किया गया, हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर दिया गया। वर्तमान में यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। 102। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितने सीटें हैं? उत्तराखंड की जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 13। तो ये जो है 13 सीटें विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है, पूछा गया है। तो सबसे पहले लिपुलेख ती हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा। तुंजन चमोली में हो जाएगा। उसके बाद बाराहोती, तो बाराहोती चमोली में है। ट्रेल बागेश्वर, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस देश में दृश्यमान होती है? 104 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मसूरी में। उत्तराखंड राज्य के मसूरी नगर में इसकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली लाल रेखा दिखाई देती है, जिसे विंटर लाइन कहा जाता है। यह रेखा अक्टूबर दिसंबर माह तक मसूरी नगर में घाटी के ऊपर बनी होती है और विंटर लाइन धूल के कणों से मिलकर बनती है, जो शाम के समय धूल कणों के अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ती है और सूर्य की किरणों में चमक उठती है। धूल के कण जितने अधिक संख्या में ऊपर उठते हैं, विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी बनती है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? 105 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये हो जाएगा फ्रेंड साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट और दसोली ग्राम स्वराज मंडल DJSM के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इलाहाबाद स्थित साइमन स्पोर्ट्स गुड कंपनी को यहाँ पेड़ों को काटने से रोका था। और जो चिपको आंदोलन माना जाता है फ्रेंड्स, ये आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अगर आपने 3rd 4th की EVS पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये पॉइंट नोट पढ़ा भी होगा। जो चिपको आंदोलन है फ्रेंड्स, तो ये कहा जाता है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष हैं, जैसे वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे क्या होता है, कुमाऊं के चमोली के रैनी गांव में क्या होता है कि पेड़ों पे औरतें जो है चिपक जाते हैं। और इसी तरह से बोलते हैं कि जो खेजड़ी वृक्ष हैं, इसी तरह से लोग जो है वहाँ पे राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को काट रहे थे। वहाँ के लोग जो है अभी भी उनको जो है वृक्ष को अपने पुत्रों के समान मानते हैं। तो इसी तरह से जो है उनसे प्रेरित होकर यहाँ पे कुमाऊं में भी इन लोगों ने क्या किया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अब ये तथ्य है या कथ्य है या क्या है, सत्य है। तो ये जो है मैंने यहाँ पे पढ़ा था, तो जो मुझे जितना पता था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो चिपको आंदोलन है कहाँ से ये प्रेरणा ली गई या कहाँ से पूछा गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने बता दिया। बाकी फ्रेंड्स EVS, क्योंकि आपने EVS अगर पढ़ी होगी तो EVS में ये पॉइंट दिया गया है। तो EVS आपने 3rd 4th की अगर देखी होगी, 3rd 4th और 5th में EVS रहती है, तो वहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, तो वहीं से ये प्रेरित हुआ था। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब 106 से और 150 तक के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एक चैनल ये जो है लाइक से और सब्सक्राइब से जो है एक लाइक से जो है थोड़ा मोटिवेट आता है। बाकी आप वीडियो बताना कैसे लगी आपको वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।